तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं आगे के कुछ पॉइंट्स, जैसे कि हमारी इस क्लास की इस चैप्टर की ये सेकंड वीडियो है और इस सेकंड वीडियो में हम जानेंगे, जो फर्स्ट वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ तक कि आपकी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पे जो निशान आ रहा है एक नोटिफिकेशन छोड़ रहा हूँ, आपको उसको क्लिक करके आपकी फर्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। डिस्कस करते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में। जिस भी बच्चे डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है उसको सजेशन यही दूंगा कि आपको ये वीडियो तभी देखनी चाहिए, तभी आपको समझ आएगी जब आप पहली वीडियो देखेंगे। सो वेलकम बैक, माय नेम इज शिवम एंड यू वाचिंग माय चैनल शिवम एसके क्लासेस। आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि फोर्थ चैप्टर कार्यपालिका का ही एक पार्ट है, जो कि हम बात कर रहे थे। इसका एक पार्ट मैंने पहले ही बना दिया है। आज हम जानेंगे राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों के बारे में, यानी हमारे देश के जो राष्ट्रपति है, हमने पहली वीडियो में बहुत सारी शक्तियाँ जानी, वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति, इवन उनकी न्यायिक शक्ति के साथ साथ आपातकालीन शक्तियों के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या होते हैं। हमारे देश में सामूहिक नेतृत्व आधारित प्रणाली के तहत जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है उसमें राष्ट्रपति को विशेष दर्जा दिया गया है। औपचारिक रूप से देश के प्रथम व्यक्ति कहलाते हैं। आज हम इनकी जानेंगे पॉकेट वीटो, पुनः विचार और राजनीतिक विशेषाधिकार क्या होते हैं, ये इनकी विशेषाधिकार शक्तियाँ हैं। एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले इस लिस्ट में हम बात करेंगे पॉकेट वीटो की। पॉकेट वीटो और कुछ नहीं है, हमारे को ये बात पहले से ही पता है कि संसद में अगर कोई प्रस्ताव पास होता है या फिर संसद में अगर कोई प्रस्ताव कानून बनने के लिए जाता है, विधेयक बनने के लिए जाता है, तो लोकसभा राज्यसभा की 2/3 बहुमत के बाद राष्ट्रपति की अनुमति बहुत अनिवार्य होती है। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल उस दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास ये अधिकार होता है कि वो कर सकते हैं। यानी पॉकेट वीटो एक ऐसा अधिकार है जहाँ पर राष्ट्रपति आए हुए संविधान के संसद में जो प्रस्ताव कानून बनने के लिए आया है या संशोधन होने के लिए आया है, उसे अपने इस शक्ति के इस्तेमाल के तहत कितने भी लंबे समय के लिए अपने पास रख सकता है और यहाँ तक कि उसे वापस भी भेज सकता है, यानी कैंसिल भी कर सकता है। यही जो विशेष अधिकार है राष्ट्रपति के पास, वो कितने भी टाइम के लिए इस शक्ति का इस्तेमाल कर कर उस संसद के प्रस्ताव पर अपना टाइम वेस्ट कर सकता है या लगा सकता है। और यहाँ तक कि अगर उसे समझ ना आए तो प्रधानमंत्री उसे रिटर्न भी कर सकते हैं, ताकि दोबारा से उस पर जांच पड़ताल हो दोनों सदनों में। तो राष्ट्रपति के विशेष अधिकार पर पॉकेट वीटो एक इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। पुनः विचार, पुनः विचार का जब शब्द आएगा तो यहाँ पर भी संसद ही आएगी, यानी अगर हम बात करें तो संसद का ही लेना देना है पुनः विचार में। ये उसी प्रकार है जैसे राष्ट्रपति संसद में आए हुए किसी भी प्रस्ताव को लोकसभा राज्यसभा की स्वीकृति के बावजूद भी कितने भी टाइम के लिए रख सकता है, या दोबारा से भेज सकता है वापस, या कैंसिल कर सकता है, अपनी अस्वीकृति जाहिर कर सकता है। पुनः विचार भी यही होता है। अगर संसद में कोई प्रस्ताव आया और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि वो संसद में या कानून बनने के लिए एक खतरा है या फिर उस पर विचार दोबारा होना चाहिए, तो वो है दोबारा संसद के दोबारा सदनों में उसको वापस भेज सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, पुनः विचार में अगर राष्ट्रपति किसी संसद के लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए कानून या प्रस्ताव को दोबारा भेजता है जांच पड़ताल के लिए, तो अगर वह दोबारा से कानून उसके पास आता है जांच पड़ताल के बाद, तो राष्ट्रपति को फिर ना चाहकर भी उसमें अपनी स्वीकृति जाहिर करनी पड़ती है। राजनीतिक विशेषाधिकार क्या है? तो यहाँ पर हमारे को कई बार पता है कि चुनाव में ऐसी सिचुएशन आती है जब गठबंधन की सरकार बनती है। अब ये गठबंधन क्या है, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। मेरा कहने का मतलब है कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत की नहीं आ पाती है। सरकार को क्या नहीं मिल पाता? पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता। और जब सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो इस स्थिति में क्या होता है? तो इस स्थिति में सिंपल सा एक तरीका होता है कि दो अलग अलग विचारधाराओं की पार्टीज़, दो अलग अलग पार्टीज़ मिलकर क्या करती है? सरकार का निर्माण करती है। और ऐसी ही सरकार को हम क्या बोलते हैं? गठबंधन की सरकार। तो गठबंधन क्या होता है, गठबंधन किसे बोलते हैं, हमने ये समझा। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो तो है राजनीतिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का। तो ये क्या है? तो देखिए, जब देश में लोकसभा के चुनाव में अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो इस स्थिति में सरकार नहीं बन पाती है। तो एक दूसरी ऑप्शन ये होता है कि बहुमत की सरकार ना बनी तो अगर कोई दो पार्टियां सबसे पहले अपनी मेजोरिटी, यानी अपने वोट का परसेंटेज जो कि 2/3 बहुमत होगा, को अगर इकट्ठा करने में कामयाब हो जाती है तो वो पार्टी गठबंधन की सरकारें बनाती है और वहाँ पर उनकी
लोकसभा में या फिर हम बोल सकते हैं केंद्र सरकार में उनकी सत्ता हासिल होती है। लेकिन इस प्रकार की जो सरकारें होती है, जो गठबंधन या दो पार्टियों द्वारा मिलकर बनाई जाती है, वो गठबंधन की सरकार होती है। और गठबंधन की सरकार थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि बहुमत की सरकार में एक ही पार्टी के नेता होते हैं, तो आसानी से उनके मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री किसे बनाना है, ये आसानी से डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन गठबंधन की सरकार में क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी होती है, इस वजह से ये बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि किसको कौन सा पद देना है। और इसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने राजनीतिक विशेषाधिकार का इस्तेमाल करता है। और वो क्या करता है, जब किसी पार्टी को भी बहुमत नहीं मिलता है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अपनी राजनीतिक विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री को चुनता है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल का गठन करता है, क्योंकि किसी भी सरकार में मंत्रिमंडल सबसे अहम भूमिका निभाता है, जो कि देश को चलाता है। तो ये तो थे राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, जिसमें पॉकेट वीटो, जो कि संसद में इस्तेमाल किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, किसी भी प्रस्ताव को कितने भी लंबे समय के लिए रोक लेना या पुनः विचार के लिए भेज देना। पुनः विचार संसद में जो प्रक्रिया है, ये भी संसद का एक हिस्सा आता है। जब राष्ट्रपति को लगे कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आने वाले टाइम में ये कानून के रूप में गलत हो सकती है, तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के बहुमत के बावजूद भी इसे दोबारा पुनः विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन मैंने बताई कि पुनः विचार पे भेजा हुआ अगर दोबारा से राष्ट्रपति के पास आता है प्रस्ताव, तो राष्ट्रपति को उस पर में अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी और हस्ताक्षर करके उसे पास करना पड़ेगा। और राजनीतिक विशेषाधिकार गठबंधन की सरकार के दौरान देखने को मिलता है, जब कॉम्प्लिकेशन होती है कि लोकसभा में केंद्रीय मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की सीट किस व्यक्ति को दी जाए और कैसे। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अपने राजनीतिक विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके इस प्रकार के सॉल्यूशन या इस प्रकार की सरकार और उसके मंत्रिमंडल का गठन करता है, और यहाँ तक कि उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। अब आता है, हमने क्योंकि यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, हमने पढ़ा राष्ट्रपति कौन होता है, हमने ये भी जाना कि राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ कौन कौन सी है, हमने उनकी शक्तियों के साथ साथ ये भी जाना कि उनके विशेष अधिकारों की शक्तियाँ जो होती है वो कौन सी है, और यहाँ तक कि उनके आपातकाल की शक्ति को भी हमने अभी तक क्लियर कर लिया है। लेकिन गाइज़, आपको ये बात बहुत ज़रूरी जाननी चाहिए कि कई बार इतनी सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी है, और ये बात हमने अच्छे से क्लियर की है कि राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल अकेले नहीं कर सकता, उसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को अपने साथ लेना ही पड़ेगा अगर उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक दूसरी स्थिति या एक दूसरी सिचुएशन भी यहाँ पर बनती है, और वो सिचुएशन ये है कि सपोज़ करो अगर कोई सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर बिठाया गया जो कि, क्योंकि हमारा पूरा देश जो है वो संविधान के तहत चलता है और संविधान के दायरों में काम करता है। जस्ट सपोज करो कल को ऐसा कोई नेता आ जाए जो कि राष्ट्रपति के पद पर बैठा हो और वो संवैधानिक स्थिति या संवैधानिक पदों का गलत इस्तेमाल कर रहा हो, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जो कार्यकाल देश को चलाने के लिए है वो वहाँ ना करके अपने दूसरी जगहों पर उनका इस्तेमाल और एक रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहा हो, तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं उसको वहाँ से हटाने और उसके पद से उसे हटाने के लिए सरकार बाध्य होती है। लेकिन ये बाध्यपन यानी किसी भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया के बाद ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। क्योंकि हमने पहली वाली वीडियो में, ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जो कि आपके स्क्रीन के टॉप साइड में मैं लिंक छोड़ रहा हूँ, वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर ये बताया हुआ है कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुनता है, 5 साल के लिए राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो 5 साल से पहले अगर वो संवैधानिक पदों का गलत इस्तेमाल करे तो एक ऐसी स्थिति भी होती है, एक ऐसी प्रक्रिया भी होती है जहाँ पर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसे हटाने का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है और वही प्रोसेस कहलाता है महाभियोग। महाभियोग को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 से 61 में रखा गया है। हालांकि महाभियोग इस प्रकार से आसानी से लागू नहीं होता है, एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। लेकिन संविधान में, हमारा संविधान की खूबसूरती यह है कि पहले से ये डिसाइड किया गया है कि आने वाली स्थिति में अगर कल को ऐसी सिचुएशन होती है तो इसके पास या इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो महाभियोग पढ़ते हैं क्या होता है या महाभियोग कैसे काम करता है। तो देखिए गाइस, महाभियोग होता क्या है इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, या इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। तो महाभियोग के बारे में सबसे पहली जो जानकारी हमारे को निकल के आती है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो संविधान के कौन से अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो अनुच्छेद नंबर 56 से 61, केवल 56 से 61 में ये रखा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अच्छा, ये महाभियोग संविधान में
किसके, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश या फिर हम प्रमुख न्यायाधीश के ऊपर भी चलाया जा सकता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे महाभियोग में 56 से 61 अनुच्छेद के बारे में, जो कि राष्ट्रपति पर चलाया जाता है। यानी हम बात कर सकते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो बहुत ही कॉमन है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। कैसे? तो सबसे पहले याद रखना, ऐसे ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया नहीं जा सकता। सिचुएशन तभी महाभियोग चलेगा अगर राष्ट्रपति अपने संवैधानिक जो पद है और जो पद पर उसे काम करना है उसका वो गलत फ़ायदा उठाकर गलत काम कर रहा है, या संवैधानिक पदों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो उस स्थिति में जो महाभियोग चलाया जाता है, तो सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए वो संसद में ही चलेगा। लेकिन संसद में वो तभी, जैसे कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम बोल सकते हैं वाचन समिति के पास पहले ये चेक होने जाएगा कि वो संसद में लाकर बहस करने लायक मुद्दा है भी वो प्रस्ताव। तो पहले वाचन समिति ये डिसाइड करती है, उसके बाद संसद में कोई प्रस्ताव आता है। सेम वैसे ही अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो संसद में आने से पहले संसद में, लोकसभा में कितने, 1/3 बहुमत, 1/3 जो सदस्य होंगे उन्हें ये लिखित तौर पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा जटिल है। 1/3 बहुमत बहुत ही ज़्यादा होता है और ये तभी लोकसभा में आएगा और उसके बाद लोकसभा में वोटिंग होगी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कौन कौन चाहता है और कौन कौन राष्ट्रपति को गलत मानता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि राष्ट्रपति में महाभियोग चलाने से पहले, संसद में महाभियोग प्रक्रिया चलने से पहले ही जो संसद के सांसद होंगे या मेंबर्स होंगे उन्हें 1/3 सांसदों को या मेंबर्स को, जितने भी टोटल संख्या है, उन्हें अपने हस्ताक्षर करके वहाँ पर भेजना होगा। अगर ऐसा होता है तो आगे का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले आता है संसद का पहला सदन, जिसे हम लोकसभा कहते हैं। लोकसभा में फिर वो प्रस्ताव पास होता है अगर 1/3 लिखित, ये 1/3 क्या है, लिखित तौर पर है। कहीं बच्चा ये मत समझ लेना कि ये 1/3 बहुमत है, नहीं, ये चालू होने से पहले लिखित तौर पर चाहिए। फिर लोकसभा में 2/3 अगर बहुमत मिलता है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया अगर लिखित तौर में आ जाती है 1/3, तो लोकसभा में प्रोसेस चालू होता है और वोटिंग होती है। और राष्ट्रपति के खिलाफ अगर लोकसभा में 2/3 सदस्यों ने, यानी आधे से ज़्यादा सदस्य अगर उसका सहयोग करते हैं, महाभियोग के पक्ष में होते हैं, तो अपनी वोटिंग करके अगर 2/3 बहुमत मिलता है जो कि राष्ट्रपति के खिलाफ होता है, तो वो अगले सदन में जाता है, यानी राज्यसभा में, जो कि हमारा स्थायी सदन है, राज्यसभा में। और राज्यसभा में जब ये जाता है प्रस्ताव, तो राज्यसभा में जाने के बाद इस प्रस्ताव पर भी सेम वही प्रक्रिया होती है, वोटिंग, और 2/3 बहुमत मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर आता है कि जब हम कानून बनाते हैं तो संसद के लोकसभा और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति पे जाता है, लेकिन ये कोई प्रस्ताव नहीं है, ना ही ये कोई विधेयक है, तो इसीलिए राष्ट्रपति पर ही चल रहा है। तो अगर इन दोनों की स्वीकृति मिल गई तो उसके बाद राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संसद के 1/3 जब सदस्य लिखित तौर पर भेजते हैं, तो लोकसभा में 2/3 बहुमत और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के बाद राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है। और राष्ट्रपति के जब तक चुनाव ना हो उस स्थिति तक क्या होता है, देश में जो शासन होता है या राष्ट्रपति का जो पद होता है वो उपराष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है, यानी उपराष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। और यही प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया से हमारे शासन की बागडोर चलाई जाती है। और यही होता है जो महाभियोग प्रक्रिया है, जो कि राष्ट्रपति पर पूर्ण रूप से चलाई जाती है। लेकिन ये तभी होता है जब राष्ट्रपति अपने संवैधानिक पदों का गलत इस्तेमाल करें। तो होप आपको ये बात समझ आई होगी और आपने अच्छे से क्लियर की होगी। अब इसी कैटेगरी में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और ऐसी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मायने से, राष्ट्रपति की आवश्यकता क्यों होती है। ये तो महाभियोग हो गया, इसे एक बार मिटा देता हूँ मैं। अब हम जानते हैं कि राष्ट्रपति की आवश्यकता क्या है, यानी राष्ट्रपति जो हमारे देश के हैं उनकी क्या आवश्यकता होती है, हमारे देश के राष्ट्रपति क्या काम करते हैं, उनकी किस प्रकार से आवश्यकता है। तो पहला देखिए, दिखने में तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा उस हिसाब से हमारे को लग रहा है कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र व्यक्ति है देश में, जो कि एक नाम के पद पर बैठा हुआ है, क्योंकि सारी शक्तियाँ तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति की आवश्यकता की अगर हम बात करें तो हमारे को पता है, अगर हम बात करें कि ये हमारे देश का पहला व्यक्ति होते हैं, यानी प्रथम नागरिक होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं, कहाँ के, देश के। दूसरी अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं। और हमने बात की कि राजनीतिक
गठबंधन सरकार में ये क्या काम करते हैं? गठबंधन सरकार में ये मंत्रिमंडल बांटने का काम भी करते हैं। तीसरा, इनकी विशेषता अगर मैं बात करूं, आवश्यकता क्यों है, तो अभी हमने पढ़ा कि कई सारे संसद में कानून बनाने में अहम भूमिका होती है इनकी। साथ ही साथ अगर मैं इनकी और विशेषताओं की बात करूं तो हमने ये पढ़ा था कि सरकार के कार्यों को, या फिर हम बोल सकते हैं देश में मंत्रिमंडल बांटने के साथ साथ सरकार पर क्या करते हैं, ये नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण मैं वो वाला नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री के हाथ में है। नियंत्रण बोले तो सरकार को दिशा निर्देश या अपने विचार को प्रदान करते हैं ये। अच्छा, इसी के साथ साथ और क्या काम है, जैसे इनके वित्तीय काम हमने पढ़े, इनके बिना धन विधेयक जा नहीं सकता संसद में। और हमने इनके कार्यकारी पढ़े कि भाई बड़े बड़े यूपीएससी और बड़े बड़े पद जो होते हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति ये करते हैं। अगर यही नहीं हुए, सेना, जल, थल, वायु सेना के अध्यक्ष ये होते हैं। तो इनके केवल एक दो आवश्यकता नहीं है, इनकी बहुत सारी आवश्यकता है। आपातकाल जैसी स्थिति को लगाने के लिए भी इनकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो यहाँ से हमारे को एक बात सिंपल क्लियर हो रही है कि हमारे देश में राष्ट्रपति कहने का नाम मात्र राष्ट्रपति या पद हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके भी अपने अलग क्या है, अपने अलग विशेषता है, इनकी अपनी अलग आवश्यकताएं हैं देश को, कि आपातकाल लगाना, देश में वित्तीय संकट की स्थिति में शांति कायम करना, या फिर किसी भी प्रकार की गठबंधन में मंत्रिमंडल का गठन करना, प्रधानमंत्री को चुनना, सरकार को व्यवस्थित ढंग से चलाना, ये सारे इनके कार्य या आवश्यकताओं में आते हैं। तो आपको ये समझ आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, क्योंकि हमने राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली और उपराष्ट्रपति का भी जिक्र आ गया, तो हम जरा आज बात करते हैं राष्ट्रपति और अगर मैं बात करूं कंपैरिजन में उपराष्ट्रपति के बारे में, तो इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि दोनों का पद कैसे अंतर है दोनों के पद में और किस तरह से दोनों में असमानताएं पाई जाती है। तो शुरुआत करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके बीच की, किस चीज़ की, इनके हम बोल सकते हैं उपराष्ट्रपति का जो पद है या उपराष्ट्रपति के बारे में जो हम जानते हैं वो हमारे को भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 63, आर्टिकल नंबर 63 में जानने को मिलता है। उपराष्ट्रपति कौन होता है या उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उपराष्ट्रपति हमारे को इतना पता है कि ये राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में होते हैं के अध्यक्ष। दूसरी बात, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो देश के हम बोल सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा ही शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं या फिर कोई अन्य व्यक्ति द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं। तीसरी क्वालिटी, जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये क्योंकि राज्यसभा के अध्यक्ष है इसीलिए इनको राज्यसभा में ना अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होता, यानी वोट डालने का अधिकार नहीं होता, ना होना। लेकिन एक बात यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि ये वहाँ के एक सदस्य के रूप में भी काम करते हैं इसलिए उनको ये राइट दिया जाता है। कहने का मतलब है उपराष्ट्रपति के पास ये राइट होता है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति वही 5 साल के लिए चुनते हैं, 5 साल का कार्यकाल होता है, और 5 साल के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनकी 5वीं विशेषता ये है कि ये भी राष्ट्रपति की तरह ही पीआर सिस्टम के थ्रू, पीआर प्रणाली जिसे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं, प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। हालांकि ये बारे में मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो इस मामले में ज़्यादातर चीज़ें अनकॉमन होती है क्योंकि ये लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण
राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं। उपराष्ट्रपति 5 साल का कार्यकाल होता है। पीआर प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं और इन पर भी महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है। कहने का मतलब है इनके ऊपर भी पूरी तरह से क्या होती है, महाभियोग प्रक्रिया लागू होती है। अगर चाहे तो इनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है। छठा, इनकी विशेषता अगर हम बात करें तो इनकी जो विशेषता है उपराष्ट्रपति में वो आती है कि अगर महाभियोग लग जाता है राष्ट्रपति पर और राष्ट्रपति में महाभियोग लगने के बाद राष्ट्रपति पद खाली है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति पद पर या राष्ट्रपति पद को भी संभालते हैं। कब? राष्ट्रपति पद खाली होने पर या फिर महाभियोग प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति को हटाए जाने पर। तो ये बात हमारे को पता होनी चाहिए। ये तो राष्ट्रपति की हो गई क्वालिटीज़ या राष्ट्रपति के बारे में जान लिया कि किस प्रणाली के द्वारा चुना जाता है, किस प्रक्रिया और क्या प्रोसेस होता है इनको चुनने का या कौन सा तरीका अपनाया गया है हमारे देश में। लेकिन अभी हम कंपेयर करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन और इनके चुनने, या फिर अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो आवश्यक शर्तें क्या है। तो सबसे पहले इसे मिटाने के लिए मैं एक बार मार्कर ले लेता हूँ। तो देखिए एक बार फटाफट से मैं इसे मिटा देता हूँ और इसे मिटाने पर अब हम समझेंगे कि राष्ट्रपति, सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या क्या होती है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले योग्यता ये होगी कि ये भारत के नागरिक होंगे। दोनों का कॉमन है कई बातें, जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए। जो चीज़ अनकॉमन होगी मैं इधर इधर लिख दूंगा। पहली विशेषता है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, दोनों में कॉमन है कि 35 साल से ऊपर होना चाहिए, उम्र 35 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति बनना है तो शर्त ये है कि वो संसद के सदस्य होने चाहिए, यानी लोकसभा के सदस्य। अगर राष्ट्रपति पद है, लोकसभा के सदस्य होना चाहिए, सदस्यता होनी चाहिए। और वहीं पर अगर उपराष्ट्रपति पद चाहिए तो इसकी जो तीसरी क्वालिटी है, क्योंकि ये तो इसकी तीसरी क्वालिटी है, अगर उपराष्ट्रपति पद को चाहिए तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो आवश्यक शर्त है वो ये होती है कि राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद वही कॉमन शर्त अगर मैं बात करूं, ये मैंने अलग अलग लिखी है, ये वो 2 कॉमन शर्तें हैं जो इन दोनों पर लागू होती है, ये अलग अलग शर्तें हैं। अगर मैं बात करूँगा इस चौथी शर्त क्या है, तो दिवालिया पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए कैंडिडेट। सेम ये बात यहाँ पर भी लागू होती है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए अगर कोई खड़ा हो रहा है या उठ रहा है तो वो दिवालिया पद पर नहीं होना चाहिए, सेम यहाँ पर भी अप्लाई होती है। और अगर मैं 5वीं क्वालिटी की बात करूँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने की, या इनकी क्वालिटी क्या है या क्या विशेषता है, अगर पद की क्या योग्यता है, तो दूसरा है कि लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ पद पर क्या नहीं होना चाहिए? जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है पद पर नहीं होना चाहिए। मैं ये सारी चीज़ें शॉर्ट में लिख रहा हूँ और ऐसी और भी कई सारी क्वालिटीज़ है जो एक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए, अगर किसी कैंडिडेट जो संसद का है अगर उसे राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना है तो उसको इन शर्तों को मानना पड़ेगा। कौन कौन सी शर्तें, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल से ऊपर होना चाहिए, अगर वो राष्ट्रपति पद के लिए तो लोकसभा का सदस्यता होनी चाहिए उनके पास, और उपराष्ट्रपति पद के लिए तो राज्यसभा की सदस्यता होनी चाहिए। अगर दिवालिया पद पर नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए कंडीशन है। लाभ पद पर नहीं होना चाहिए और किसी भी कानूनी मुकदमा उन पर नहीं चलना चाहिए, यानी जो कैंडिडेट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो रहा है उन पर किसी भी प्रकार का, हम छठा पॉइंट ले सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कानूनी मुकदमा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि पद के लिए योग्यताएं कौन से, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। अब हम बात करते हैं योग्यताओं के बाद जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पास
जो इनकी सुविधाएं होती है या इनकी सैलरी से लेकर इनके, हम बोल सकते हैं इनके पास क्या क्या सुविधाएं होती है उसके बारे में जानते हैं। मैं एक बार इसे मिटा देता हूँ फटाफट से। तो देखिए गाइस, अभी एक बार पद की योग्यताएं थी है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लाभ क्या क्या होते हैं तो देखते हैं। अगर वो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर है तो राष्ट्रपति की सैलरी जो होती है वो मानी जाती है लगभग 1.5 लाख सैलरी होती है। हालांकि ये बढ़ चुकी है, ये 1.5 लाख से आई थिंक 1,90,000 या 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। वहीं पर उपराष्ट्रपति की जो सैलरी होती है, ये हम बात कर रहे हैं सैलरी की, तनख्वाह की, सैलरी की अगर बात करें, वहीं पर उपराष्ट्रपति की 1,25,000 होती है सैलरी। अच्छा, राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है उस पर टैक्स नहीं लगता, यानी ये टैक्स फ्री सैलरी होती है, टैक्स फ्री सैलरी होती है। सेम उपराष्ट्रपति की भी यही होती है, यानी इन पर टैक्स नहीं कटता या इनकी सैलरी पर टैक्स नहीं कटता है, फ्री होती है। तीसरी क्वालिटी अगर मैं बात करूं कि पद के लाभ, राष्ट्रपति के पास पद पर बैठे रहने के दौरान कहीं पे भी घूमने जाने के लिए मुफ्त क्या होते हैं, मुफ्त सुविधाएं होती है, चाहे फिर वो एयर से जाए। ये केवल पद के दौरान ही नहीं है, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर था उसके बाद भी उनके पास ये सुविधाएं होती है कि कहीं पे भी जाना, कहीं पे भी घूमने के लिए जो वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको वो सरकार के फंड से मिलती है। तो घूमने और जाने के लिए मुफ्त सुविधाएं मिलती हैं। अच्छा, चौथी राष्ट्रपति की सुविधा क्या है अगर मैं बात करूं कि इनको रहने के लिए आवास मिलता है, यानी सरकारी आवास मिलता है, आवास और निवास स्थान सेम वही है। घूमने जाने के लिए इनको मुफ्त मिलता है, इनको भी सरकारी आवास मिलता है, यानी बंगला मिलता है रहने के लिए। अच्छा, इनकी सुरक्षा के लिए पांचवी है पद जो है, कई सारे क्या होते हैं, सुरक्षा कर्मी होते हैं इनकी सुविधा के लिए, सुरक्षा कर्मी होते हैं। और सेम इनकी सुविधाओं के लिए भी सुरक्षा कर्मियों का होना, कर्मियों का होना, ये सारी बातें या ये सारी विशेषता राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो क्योंकि हमारे देश के प्रथम व्यक्ति है तो इसीलिए इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये उनकी शक्ति है, शक्ति नहीं है, ये उनके पद की विशेषता या लाभ है कि उनके पद में उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है। और यहाँ तक कि चिकित्सा सुविधा, टैक्स फ्री सैलरी, सारी चीज़ें इनको मिलती है ऑप्शन के तौर पे। वहीं पर जो मंत्रिमंडल होता है उनकी सैलरी टैक्स पेयर होती है, उन्हें टैक्स पर कटने के बावजूद मिलती है वो सैलरी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मंत्रिमंडल की नहीं, वो नेताओं की बोल रहा हूँ मैं, यानी जो पद मंत्री सरकारी कर्मचारी तो है लेकिन वो मंत्रिमंडल में नहीं है, यानी खास मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। तो ये उनकी विशेषता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। अब हम इसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो दोस्तों इसी लिस्ट में अब हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक, जो कि ये पॉइंट हमारे इस चैप्टर के बचे हुए हैं और इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर मेरी तरफ से पूरी तरह आपको समझा दिया जाएगा। आप हर एक वीडियो को जो मैं डाल रहा हूँ वो देखिए, ताकि आपको हर एक चीज़, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ से हमेशा लिंकअप होती है, और अगर हम एक चीज़ को ड्रॉप कर देते हैं तो दूसरी चीज़ को देखते समय वो हमारे को समझ नहीं आती है, इसी वजह से। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लास्ट के पॉइंट्स जो इस चैप्टर के हैं। पार्ट नंबर 4 कार्यपालिका में ही प्रधानमंत्री कौन होता है, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो लोकसभा के चुनाव में जब पूरे देश को 550 सीटों में या 552 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा बांटा जाता है, तो जिस भी पार्टी द्वारा लोकसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की जाती है और वो आंकड़ा 2/3 हो, तो उस पार्टी का बहुमत दल का नेता, यानी जो पार्टी लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें लेके आई है, उस पार्टी के जो पार्टी के बंदे यानी पार्टी के जो सदस्य हैं, जिस व्यक्ति को चुनते हैं अपने पार्टी का नेता, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री कहलाता है। प्रधानमंत्री
का पद जो होता है वो कि केंद्र सरकार की बहुमत सरकार, या हम बोल सकते हैं केंद्र की सरकार में बहुमत दल का नेता होता है या बहुमत सरकार का नेता ही प्रधानमंत्री के पद के रूप में चुना जाता है। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है उनको जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, जो हमारे देश के प्रथम व्यक्ति कहलाते हैं और पूरे देश के मुखिया कहलाते हैं। तो प्रधानमंत्री के बारे में हमने ये तो जान लिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं और वो 2/3 के साथ अगर वो बहुमत की सरकार बनाती है तो उस पार्टी के बहुमत दल का नेता जो होता है, जो पार्टी द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसी व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री पद का जो चुनाव होता है ये कहीं ना कहीं जो सांसद होते हैं जो लोकसभा में चुने जाते हैं या लोकसभा में लड़ते हैं, सांसद जो होते हैं बेसिकली सांसद जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा जीतते हैं वो अपनी पार्टी के बहुमत दल के नेता को वोट डालते हैं, बहुमत दल के नेता को। अच्छा, ये जो सांसदों को चुनने की प्रक्रिया है ये एपीटीपी प्रोसेस द्वारा होती है, एपीटीपी, और जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। अच्छा, प्रधानमंत्री की शपथ दिलाता कौन है? तो हमारे देश में प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। इवन जब प्रधानमंत्री जो कि लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं या केंद्र सरकार के बहुमत दल का नेता होते हैं, उनको प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शपथ जब दिलाते हैं तो फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है या मंत्रिमंडल का स्वरूप तैयार करता है या एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या होती है, ज़रा ये भी समझ लेते हैं। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है उनकी शक्तियाँ जो होती है, सबसे पहली शक्ति ये होती है कि ये सरकार के मुखिया होते हैं, सरकार के मुखिया होते हैं। और सरकार के मुखिया होते हैं इसका मतलब सरकार में जितने भी काम होंगे वो इनकी इजाज़त के बगैर नहीं होंगे, इनकी सलाह के बगैर नहीं होंगे, जो इस बात को दर्शाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी पावर जो है, मैं भी इनकी बात कर रहा हूँ, इनकी क्वालिटी की बात करें, प्रधानमंत्री की शक्ति में अगर मैं बात करूँ तो लोकसभा को संबोधित करते हैं। ये लोकसभा को संबोधित करते हैं, यानी लोकसभा का नेतृत्व भी ये करते हैं। संबोधित बोल लो या फिर जिस बच्चे को ये नहीं पता वो नेतृत्व बोल लो। अच्छा, कोई भी काम या मंत्रिमंडल के साथ सलाह मशवरा जो है मंत्रिमंडल के साथ ये करते हैं, मंत्रिमंडल के साथ करते हैं। और इनकी कार्य क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या है? अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की तो इनकी शक्तियों में आता है जितने भी देश के अंदर बड़े बड़े डिसीज़न होते हैं, या हम बहुत बात कर सकते हैं कि राष्ट्रपति को उनकी शक्ति का प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं ये, यानी राष्ट्रपति को उनकी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सलाह भी देते हैं। ये भी इनकी एक क्वालिटी है, सलाह देना। और इनकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, हमने अक्सर देखा है कि राष्ट्रपति किसी विदेशी दौरे में नहीं जाता, क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति एक औपचारिक रूप से ही देश का मुखिया है। सारा कार्यभार जो होता है एक सरकार के ऊपर, वो केंद्र सरकार के ऊपर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का होता है, माफ़ करिए। तो इसका एक और विशेषता अगर मैं बात करूँ प्रधानमंत्री की, तो विदेशी दौरे भी करते हैं। इनकी शक्ति में आता है विदेशी दौरे करना इनकी एक शक्ति में आता है। और क्या है हमारे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ? हमारे देश की प्रधानमंत्री की शक्तियाँ ये है कि हमारे देश की प्रधानमंत्री जो होते हैं वो देश के लिए योजनाएं भी बनाते हैं। ये हमारे देश में प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां दी गई है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की पावर और हमारे देश के प्रधानमंत्री के रुतबे, या हम बोल सकते हैं हमारे देश में जो प्रधानमंत्री की शक्तियों को दर्शाती है पूरी तरह से, जो कि हमारे देश के रूप और हमारे देश की शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में जानी जाती है।
चलो, हमने ये बात तो कर ली कि प्रधानमंत्री होता कौन है। बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा पार्टी में, जिसकी सबसे ज़्यादा बहुमत आती है लोकसभा चुनाव में। उस दल के महान नेता को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह के बाद राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। अब बात आती है मंत्रिमंडल काम क्या करता है। मंत्रिपरिषद के कार्य पढ़ेंगे, पहले हम स्वरूप पढ़ते हैं। ये मंत्रिपरिषद होता क्या है, या मंत्रिपरिषद को मैं एक बार इसे मिटा देता हूँ। हम क्योंकि बात कर रहे हैं मंत्रिपरिषद की, तो शब्द जैसे ही आएगा मंत्री परिषद, तो हमारे दिमाग में शब्द, दिमाग में पहला जो आता है वो ये आता है कि किसी भी केंद्र सरकार में, याद रखना ये बच्चे हरदम, कि केंद्र सरकार में मुखिया कौन होता है। मुखिया जो सरकार का होता है वो होता है प्रधानमंत्री। अब जरा गौर करना मैं जो बात बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जो मुखिया होते हैं, वो मुखिया हम देख सकते हैं, जो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं, वो राष्ट्रपति की सलाह या राष्ट्रपति को सलाह देकर अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? मंत्रिमंडल का निर्माण। और मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। ये मंत्रिमंडल काम क्या करता है? तो ये महत्वपूर्ण पदों को संभालता है देश के। क्योंकि पहले तो मैं बता देता हूँ कि लोकसभा चुनाव में जो भी पार्टी बहुमत लाती है और सत्ता में आती है, तो मंत्री ऐसा नहीं है बिल्कुल कि सारे के सारे जो नेता जीते होते हैं या सांसद जीते होते हैं लोकसभा में वही सारे मंत्री कहलाते हैं। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने परसेंट सांसद या कितने परसेंट लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो मंत्रियों के पद के लिए चुने जाते हैं, टोटल मंत्री पद कितना परसेंट होता है। तो याद रखना, केंद्र सरकार में जितने भी नेता चुनते हैं, राष्ट्रपति सलाह करने के बाद अपनी इच्छा अनुसार उनकी योग्यता, जो सांसद होंगे उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें अलग अलग पद देगा। जैसे गृह मंत्री, जैसे हम बोल सकते हैं सड़क मंत्री, जैसे हम बोल सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर, जैसे हम क्या बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्री। और जो मंत्री परसेंट यानी मंत्रिमंडल जो होता है वो केवल लोकसभा में बहुमत दल की पार्टी के 15% लोग ही होते हैं। यानी मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं में मंत्री 15% ही क्या होते हैं? बहुमत दल के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। यानी मंत्रिमंडल ज़्यादा नहीं होता है, केवल 15% ही जो नेता चुने या जो व्यक्ति चुने गए जो इलेक्शन में लोकसभा चुनाव में जीत के आए उनको। और ये भी कौन बनेगा मंत्री? ये प्रधानमंत्री डिसाइड करता है और राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ताकि बाद में किसी बच्चे को कोई इशू ना आए। तो हमारे को इतना तो पता लग गया कि अच्छा, मंत्रिपरिषद में जो मंत्री पद मिलते हैं वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देने के बाद देता है। और ये होते कौन से हैं? ये 15% ही पद, यानी टोटल मिनिस्टर या टोटल जो केंद्र सरकार के सदस्य होते हैं या नेता जो सांसद चुने हुए होते हैं उनमें केवल 15% ही व्यक्ति क्या बनते हैं? मंत्रिमंडल में मंत्रियों का पद ग्रहण करते हैं, जिन्हें हम कैबिनेट मिनिस्टर भी बोलते हैं। ये पद कैसे होते हैं? रोड मिनिस्टर, सड़क मिनिस्टर, जैसे हम रोड मिनिस्टर, कोयला मिनिस्टर, जैसे अभी बात करूँ विदेश मिनिस्टर हमारे कौन है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। हमारे गृह मंत्री कौन है, हमारे रक्षा मंत्री कौन है, ये बातें सबको बातें आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद का स्वरूप तो पढ़ लिया कि कैसे बनता है, कि प्रधानमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, ये राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं उन्हें। लेकिन अब बात आती है मंत्रिपरिषद के कार्य क्या क्या है। तो मंत्रिपरिषद के कार्यों में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल के आता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारे सामने आती है कि मंत्रिपरिषद के कार्य में पहली जो बात है वो ये आता है, मंत्रिपरिषद के कार्यों में जो सबसे पहला हमारे दिमाग में शब्द आता है कि मंत्रिपरिषद कार्य क्या करता है। तो मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री द्वारा पद दिए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के कार्य क्या है? प्रधानमंत्री द्वारा पद बांटे जाते हैं। अच्छा, ये पद जो बांटे जाते हैं ना, ये दिमाग में याद रखना, ये योग्यता के अनुसार बांटे जाते हैं। ऐसे नहीं कि अगर कोई सांसद है जिसके पास मेडिकल डिग्री है ही नहीं तो उसे हेल्थ मिनिस्टर बना दे, तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। इसीलिए उनकी योग्यता के अनुसार ही क्या किया जाता है? पद बांटे जाते हैं। मंत्रिमंडल काम क्या करते हैं? इनका एक अलग विभाग होता है। दूसरा, इनका अपना अलग विभाग होता है। और जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम दें तो एग्जाम्पल में इनका विभाग कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने बोला अभी सड़क मंत्री,
मंत्री, मैंने बोला रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो है योग्यता, मंत्री परिषद के कार्य क्या होते हैं। अच्छा, और क्या कार्य होते हैं, यानी देश में शासन प्रक्रिया अकेला प्रधानमंत्री नहीं चला सकता ना, तो देश में अलग अलग पद बांट दिए जाते हैं और इनके अपने विभाग होते हैं और इनके अंडर में भी, यानी इनके दायरे में भी कई सारे और मंत्री पाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर अलग होते हैं और नॉर्मल मिनिस्टर अलग होते हैं। तो ये भी याद रखना, कैबिनेट मिनिस्टर वो मिनिस्टर कहलाते हैं जिन्हें कोई विभाग मिले, कोई डिपार्टमेंट मिले, जैसे रोड, सड़क, कोयला, गृह मंत्री होम मिनिस्ट्री का, ठीक है ना, खेल मंत्री का, खेल विभाग का, ये सारे। अच्छा, और क्या काम है इनका, कार्य क्या करते हैं। तीसरा कार्य अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री के साथ मंत्री को सलाह देने का भी काम करते हैं। सलाह वो वाली सलाह नहीं कि सलाह देंगे, नहीं, केवल मशवरा, यानी आपस में बातचीत करने का, देने का अधिकार होता है इनके पास। और क्या होता है, मंत्री परिषद के काम क्या होंगे, मंत्री परिषद के काम होंगे, चौथा, राज्य या देश हित के लिए योजनाओं को बनाना, देश हित के लिए योजनाएं बनाते हैं, इनका काम है। तो इसके बहुत सारे काम हैं मंत्री परिषद के, लेकिन ये सारे जो काम करेंगे ये घूम फिर के प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ही करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है हमारे राजनीति में और ख़ास करके भारतीय पॉलिटिक्स में, अगर हम बात करें तो इस चीज़ की। और अब हमारा जो आता है एंड का टॉपिक, जिसका नाम है राज्यपाल या शक्तियाँ क्या होती है, ये हम बहुत शॉर्ट में समझेंगे। नौकरशाही का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी, जितने भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो छोटे पद पर है या बड़े पद पर है, उन्हें नौकरशाही की श्रेणी में रखा जाता है। यानी सरकार के दायरे में रहने वाले जितने भी पद या सरकार जो वैकेंसियाँ निकालती है उसमें शामिल जितने भी पद होते हैं, उनमें चुने हुए जो सरकार के अंडर में काम करते हैं वो नौकरशाही कहलाते हैं। राज्यपाल कौन होता है, तो मैं बता देता हूँ। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। कई बच्चों को गलतफहमी होती है कि राज्य का मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। नहीं, मुख्यमंत्री हम बात कर सकते हैं, मुख्य होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं राज्य का मुखिया कौन होता है तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना, मैं एक बार इसे मिटा देता हूं जिस बच्चे ने देख लिया। अब हम थोड़ा सा राज्यपाल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, राज्यपाल। अब जरा गौर करना, राज्यपाल की सबसे पहली क्वालिटी या राज्यपाल कौन होता है, तो ये राज्य का मुखिया है। राज्य का प्रमुख होता है, या मुखिया बोल लो, प्रमुख या फिर मुखिया होता है। सेम, इसका चुनाव नहीं होता, फिर चुनाव नहीं होता तो ये कैसे चुना जाता है, तो केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसे द्वारा नियुक्त। और ये राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होता है, केंद्र सरकार के प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है। और इसी वजह से कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में मनमुटाव भी देखने को मिलता है। जब केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होता है तो सारी सीक्रेट जो राज्य सरकार की पॉलिसीज़ होती है, नीतिज़ होती है, कमजोरी होती है, वो सारी की सारी वो केंद्र सरकार तक सप्लाई करता है। और ऐसी स्थिति में जब केंद्र सरकार में अलग सरकार हो, राज्य सरकार में अलग सरकार हो, तो ये कहीं ना कहीं एक लड़ाई और एक मनमुटाव का एक कारण भी बन जाता है। तो ये बात पता होनी चाहिए। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, चुनाव नहीं होता, इसे डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। चौथा, पांचवा, कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय कहाँ का, राज्य स्तर का, राज्य स्तर का राज्यपाल की हम बोल सकते हैं, राज्यपाल की अनुमति के बाद ही क्या माना जाता है, माननीय माना जाता है। कोई भी निर्णय अगर राज्य स्तर पर अपनाना है तो राज्य स्तर में राज्यपाल की अनुमति के बाद ही उसको माना जाएगा, क्या, कानूनी रूप से बाद ही माना या स्वीकृति मिलती है, स्वीकृति प्राप्त होती है।
अच्छा यही नहीं, इसके छठी विशेषता है कि अगर मैं बात करूं राज्यपाल, तो इसे चुना कैसे जाता है या राज्यपाल के लिए क्या शर्तें होती है चुनने के लिए। तो कुछ नहीं गाइस, राज्यपाल किसी भी, चाहे वो एक सेना का कर्मचारी है, किसी फील्ड का एक महारथी है, राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को चुना जाता है। ये किसी भी खास क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, क्षेत्र का व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर सकता है। और राज्यपाल ही वो व्यक्ति है, अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में, जो कि याद करिए। अगर मैं बात करूँ राज्य स्तर का जो राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 से अनुच्छेद 359 में है। राज्य स्तर का जो है उसमें राष्ट्रपति शासन भी तभी लगेगा जब राज्यपाल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ये बात भेजेगा। तो इसी के साथ राज्यपाल के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। इसकी शक्तियाँ राज्य स्तर की होती है, जो मैंने बताया, विधायी, कार्यकारी, वो हम सारे इसी में पढ़ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आ रहा होगा नीचे, उसको प्रेस जरूर करिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी टॉपिक अगर आपको नया चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।